आज हमारी जो वर्किंग है दैट इज गोइंग टू बी अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस की वर्किंग को कंप्लीट करेंगे एंड विद दैट हम लोग फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, मॉडरेटर्स वगैरह जो होते हैं, जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात आती है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन में, दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। तो भाई जब भी टर्म न्यूक्लियर फिजन की आएगी, सो न्यूक्लियर फिजन इज बेसिकली अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर रिलेटिवली मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, उसकी फिजन करते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड दैट इज बेसिकली न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, इस न्यूक्लियर फिजन को लेस एनर्जी चाहिए होती है इनिशिएट कम करने के लिए कंपेयर टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एनर्जी की मैग्नीट्यूड कम चाहिए होता है एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और इसको रिएक्शन को करने के लिए वी हैव टू इंसर्ट अ न्यूट्रॉन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें जो है तेज से एक न्यूट्रॉन को स्टिक करना होता है एंड व्हेन वी स्टक अ न्यूट्रॉन तो वो न्यूक्लियस में जाके हिट करता है एंड उस न्यूक्लियस को जाके वो ब्रेक कर देता है एंड फिजन इज देन फिजन हैपेंस। अच्छा जी, मूविंग ऑन फर्दर, जब हम फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो इन फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली इट्स न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है जी। दो स्मॉल न्यूक्लियस टूटते हैं, एक लार्ज पेरेंट न्यूक्लियाई जो है फॉर्म होता है। नो न्यूक्लियर एक्शन आर वेरी लाइक जिसमें जो है हमारे पास एक जो है दो स्मॉल न्यूक्लियाई बेसिकली कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियाई इन फ्यूजन रिएक्शन। इन फ्यूजन रिएक्शन व्हाट हैपेंस, आपके पास दो स्मॉलर न्यूक्लियाइज एंड दे फ्यूज टुगेदर एक बड़े न्यूक्लियस में, और इसको इनिशिएट करने के लिए a lot of energy is required. And why is there a lot of energy is required? Because क्योंकि हमारे पास जो है इट्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो रिपेल करते हैं उनको, उनकी रिपल्शन को ओवरकम करना है एंड देन यू हैव टू फ्यूज देम टुगेदर। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जी। मैंने ये स्टेटमेंट भी, अच्छा ये जो है रिएक्शन हमारे पास सन के अंदर, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सन, ठीक है। सूरज के अंदर जो है ये हो रहा होता है एंड स्टार्स के अंदर हो रहा होता है, इट्स बेसिकली द फ्यूल फॉर द स्टार्स। और इसमें फिर हमारे पास जो है देयर आर फ्यू इक्वेशंस दैट वी रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजन की इक्वेशन है दैट यूरेनियम एंड न्यूट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 नाइट्रोजन्स। एक जनरल इक्वेशन है, आप चाहो तो इसको याद कर लो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यूरेनियम को न्यूट्रॉन स्ट्रक करेंगे and then the fission products will be produced. Nucleus of uranium break down होगा ज़्यादा relatively stable nucleuses में। अच्छा, फ्यूजन में ड्यूट्रियम कंबाइन इनटू ट्रिटियम टू फॉर्म हीलियम, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक नाइट्रोजन भी रिलीज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में गैप्स के तहत ये इक्वेशंस पूछी जाए, ठीक है जी। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन स्किप, याद करना ज़रूरी है इसको, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ the topic of nuclear reactor. अच्छा जी, the next topic that comes that we need to discuss today is nuclear reactor. Nuclear reactor क्या है, क्या हो रहा होता है, जरा साथ साथ मेरी बात को समझिएगा। In a nuclear reactor basically हमारे पास जो है यूरेनियम रॉड्स होती हैं, they are also known as fuel rods. कंट्रोल रॉड्स होती हैं, they are used to control the reaction. इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ग्रेफाइट का कोर होता है दैट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर। फिर हमारे पास जो है देयर आर बेसिकली वाटर होता है, ठीक है। ठंडा पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड दिस क्या हो रहा होता है वो तो मैं भी डिस्कस करता हूँ। पहले तो इस बात को समझेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी को कुछ फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद इवेंचुअली वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एनर्जी जो है स्टेट की है, ठीक है। इसके बीच में काइनेटिक एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें मैंने स्टेट यहाँ पे नहीं की, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में अगर मैं इसकी इक्वेशंस की बात करूँ तो मैं इस इक्वेशंस में 2 मिनट बाद आता हूँ, ठीक है। विल सॉल्व देम टुगेदर। उससे पहले मैं ज़रा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ डिटेल में, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग में क्या वर्किंग है ज़रा उसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरेनियम रॉड्स जो होती हैं दे आर स्टक बाय न्यूट्रॉन, ठीक है। यूरेनियम रॉड्स होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उनको बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन से स्ट्रक करते हैं
एंड दैट कॉजेज स्टार्ट ऑफ द फिजन रिएक्शन। ठीक है, फिजन रिएक्शन हो जाता है स्टार्ट एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, द हीट इज कैरीड टू द वाटर। इस हीट एनर्जी को पानी में लेके जाते हैं एंड होल लॉट ऑफ वाटर इज बेसिकली टर्न इनटू स्टीम। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, दैट बिकॉज ऑफ दिस फिजन रिएक्शन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उसको हम लोग मोल्टन सॉल्ट्स पिघलते हुए नमकियात की मदद से बहुत ज़्यादा पानी में जो है लेके जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीटेड सॉल्ट व्हेन इट गोज इनटू द वाटर टर्न्स टू स्टीम। इतनी हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है जिसे कहते हैं कि स्टीम प्रोड्यूस होती है। देर आर लार्ज टर्बाइंस जो उसमें लगे हुए होते हैं, एंड दैट टर्बाइंस बेसिकली मूव घूमना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टीम। स्टीम ऊपर जाती है, दैट स्टीम कॉजेज द टर्बाइंस टू रन, एंड बिकॉज ऑफ द टर्बाइंस दैट आर रनिंग, टर्बाइंस घूम रहे होते हैं एक्चुअली उसके अंदर फिर एक एसी जनरेटर लगा होता है दैट कॉजेज कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो भाई अगर मैं इसकी वर्किंग को एक बार फिर से रीड कर लूँ, uranium rods are struck by neutrons to initiate the fission reaction and heat is produced. The heat is carried to water using molten salts where water is turned to steam. Steam is used to drive the turbine and which drives the generator to produce electricity. Then at last the steam is condensed back to liquid। ठीक है, उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो है उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, इतना वेस्टेज नहीं कर सकते। दैट स्टीम इज अगेन कन्वर्टेड बैक टू वाटर। ठीक है, और जो है लिक्विड यूजिंग कोल्ड वाटर एंड इन द कंडेंसर, एंड देन द वाटर इज पम्प्ड बैक एंड द साइकिल कंटिन्यूज, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन अनटिल अनलेस जो ये रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, दिस रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज बेसिकली रेफर टू अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की क्या मुराद है भाई, कि एक फिजन प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं दैट कैन अगेन स्ट्रक टू अ नेक्स्ट यूरेनियम एटम एंड दैट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दिस रिएक्शन कैन बी वेरी वेरी डेवास्टेटिंग। अगर ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए एंड इवेंचुअली इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एज वेल। तो इस रिएक्शन को, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर देयर, बेसिकली दे आर कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, पर्पस ऑफ कंट्रोल रॉड्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। They are used to control the speed of the reaction by adjusting the neutrons in the reactor। ठीक है, ये नीचे आ जाती हैं। Let's say आपके पास एक यूरेनियम को हिट हो गया, उसने न्यूट्रॉन्स निकाले। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन अगले फील्ड रॉड से पहले अगर मैं इस रॉड को नीचे ले जाऊंगा तो ये इसको हिट कर देंगे, एंड those neutrons will be absorbed by the control rod rather than reaching the uranium rods। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन की जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन को रोका जा सकता है बाय यूजिंग दी कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन बेसिकली कंट्रोलिंग द रिएक्शन। फिर हमारे पास देयर आर वन मोर थिंग, जो ये ग्रेफाइट के जो पोर्स मैंने लगाए हुए हैं दे आर रेफर्ड टू मॉडरेटर्स। ठीक है जी, ये मॉडरेटर्स की भी पर्पस आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है जी, मॉडरेटर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, they slow the speed of neutron and increase their chances to be absorbed by the fuel rod। तो ये हमारे पास जो मॉडरेटर्स होते हैं बेसिकली दे स्लोज डाउन दी न्यूट्रॉन्स। हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो जिन रिएक्शंस की न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत है हमें, अब वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को ये थोड़ा सा स्लो करता है और जो है नेक्स्ट यूरेनियम एटम को उनके चांसेस बढ़ाता है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। हेल्पफुल। ठीक है, ये भी हमारे पास ग्रेफाइट की बनी होती है ताकि स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड न्यूट्रॉन निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बगैर एब्जॉर्ब हुए पास कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, देयर इज अ स्टेटमेंट ओवर हियर दैट्स लेट्स रीड दैट एज वेल।
The chain reaction occurs at a steady rate, which is controlled by inserting or withdrawing the neutron absorbing control rods. ठीक है, chain reaction को absorb जो control करने के लिए we use the control rods. The graphite core is called a moderator and slows down the fission neutrons. Fission of uranium occurs more rapidly with slow than with fast neutrons. ठीक है, this moderator is basically used to slow down the neutrons ताकि जो है reaction बेहतर तौर पे perform हो सके. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पम्प्ड इन द कोर एज अ कूलेंट. ठीक है, अच्छा कूलेंट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है. ठीक है, इन द हीट एक्सचेंजर्स द हीटेड गैस ट्रांसफर्स एनर्जी इनटू द पाइप्स कंटेनिंग कोल्ड वाटर सो दैट द वाटर बॉइल्स टू प्रोड्यूस स्टीम. ठीक है, अगेन देयर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, छोटी छोटी बातें इसमें लिखी हुई. नॉट ऑल ऑफ देम आर वेरी नेसेसरी बट येट अगेन द नोट्स में इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्चुअली जो है सारी बातें समझ आ जाएंगी. ये सारी चीज़ें जो है हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी थी. अच्छा, अब मैं बात करूंगा हमारे पास इस इक्वेशन की. इस इक्वेशन में यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ एक्स को डिटरमाइन करना है. लेट्स सी क्या करते हैं आप, जो टॉप वाली टर्म्स होती है उनको इक्वेट करते हैं. ठीक है, सो 235 प्लस 1, एरो से पहले वाले वैल्यू को आपने एक तरफ लिखा, एरो जहाँ पे था वहाँ पे आपने इक्वल टू लिखा. 144 प्लस 90 प्लस एक्स वंस आर एक्स. आपने इसको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, दैट्स 236 माइनस 144 माइनस 90 एक्स वुड बी इक्वल टू 2. तो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन को भी आ सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन रिलेटेड या फिजन इक्वेशन रिलेटेड कोई अननोन निकालने के लिए नीचे वाली को देख लीजिएगा. यू आर सपोज टू कैलकुलेट वाई एज वेल एज एक्स. तो सबसे पहले यूरेनियम 235 प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 90 प्लस 2 1 ज़र 2. ठीक है जी, क्योंकि मैंने सारे टॉप को किया. 2 times 1 is 2. there is 236 over here. 236 minus 92 would be equal to y. Value is going to be 144. For x, अब मैं जो है डिनोमिनेटर्स वो डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, जो ये प्रोटॉन नंबर्स वाली साइड को जो है इक्वेट कर रहा हूँ. 92 प्लस 0 इक्वल टू 55 प्लस x प्लस 2 times 0 is 0. तो ये 92 minus 55 would give you the value of x. आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी that is going to be 37. ठीक है, तो ये हमारे पास 37 आ गई, y हमारे पास 144 आ गई. These are the things that I think you should be knowing. ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और नेक्स्ट फिर मैं आगे बढ़. अच्छा, अब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो गया है, कंट्रोल रॉड्स हो गई हैं. अब हम लोगों ने जो है आगे बढ़ना है. लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक का है दैट्स द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. एंड ऑन दैट नोट फिर हमारे पास डिफ्लेक्शन के बाद तो बस दैट्स इट. ठीक है, फिर देयर आर फ्यू क्लाउड चेम्बर है. ठीक है, मैं उसको भी अभी डिस्कस करूंगा. ठीक है, पहले डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा की वर्किंग देख लीजिएगा. अल्फा बीटा और गामा की डिफ्लेक्शन में सबसे पहले जो है अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अब आपके पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल था. राइट हैंड तो खैर जनरेटर था, इट्स वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज होता है. इफ यू लुक एट दिस क्लोजली, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. आप अगर अपने जिसे कहते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर को अल्फा की डायरेक्शन में करें एंड मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द पेज करें तो यू वुड ऑब्जर्व अल्फा पार्टिकल लाइक आपका थंब जो है अपवर्ड पॉइंट कर रहा होगा. दैट मीन्स द डिफ्लेक्शन विल बी अपवर्ड लाइक दिस. ठीक है जी, देखिए हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हो जाती है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फॉर बीटा पार्टिकल्स आपके पास जो ये मिडिल फिंगर है दैट शुड पॉइंट द अदर वे. ठीक है जी, आपने बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रखनी है. मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल्ड इनटू द पेज. द डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा वुड बी डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अच्छा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, मुलाकात हो तो फिजिकल में पूछ लीजिएगा. तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल जैसे हम लोगों ने बिल्कुल जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए किया था चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है. वहाँ पे भी अल्फा लिखा हुआ था, यहाँ पे भी अल्फा बीटा लिखा हुआ है.
मैंने कहा था जब भी पॉजिटिवली चार्ज चीज़ आएगी देन इट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, आपके पास अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जब आउट ऑफ द पेज इट वुड गो डाउन एंड बीटा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा और गामा की वर्किंग यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, as we know that beta particle is negatively charged, so beta particle would be attracted towards the positively charged plate, whereas alpha particles will be attracted towards the negatively charged plate, and gamma radiations would go straight. Gamma radiations ना ही magnetic field में ना ही electric field में, they have no effect. तो gamma rays are undeviated in electric or magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में गामा रेज अनडेविएटेड घूमती हैं, ठीक है, इनकी कोई डेविएशन नहीं होती क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ऑन दैट नोट हमारे पास जो है अल्फा बीटा गामा की डिफ्लेक्शन का एस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। हम लोगों ने लास्ट चीज़ डिस्कस करनी है, दैट्स द वर्किंग ऑफ क्लाउड चेम्बर। क्लाउड चेम्बर बेसिकली एक is like a device that is used to detect alpha, beta and gamma radiations, ठीक है। क्लाउड चेम्बर एक डिवाइस होती है that is used to detect alpha, beta and gamma radiations, and in this device हमारे पास जो है they are basically गैस वेपर्स होते हैं, वेपर्स ऑफ अल्कोहल एंड आइस, जिसकी मदद से हमारे पास ये जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं अल्फा बीटा गामा की, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अल्फा बीटा और गामा की रेडिएशंस को वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व देम जो हमारे पास इसमें क्लाउड चैम्बर के अंदर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्लाउड चैम्बर लिखता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हेन यू सी अ क्लाउड चैम्बर आपको यहाँ पे एक बात पता चलती है, होपफुली ये चल जाएगा। देखिएगा ये This is a cloud chamber, and the reason that this is an extraordinary मेरे पास जो है यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि एक हमारे पास ये लाइन लाइन चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। ये जो आपको ये वाइट वाइट कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, दे आर बेसिकली अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस इटसेल्फ, ठीक है। ये अल्फा बीटा एंड गामा की रेडिएशंस है दैट यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इन दिस चेम्बर दैट इज बेसिकली रेफर्ड टू द क्लाउड चेम्बर। अच्छा, इस क्लाउड चेम्बर के अंदर हमारे पास जब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं दे आर बेसिकली कोर में से, तो ये लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइंस निकल रही होती हैं, ठीक है जी। फॉर अल्फा पार्टिकल्स दे आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स में आप लॉन्ग और स्ट्रेट लाइंस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फॉर बीटा पार्टिकल्स आपके पास जो है कर्व लाइंस होती हैं, ठीक है, एंड दे आर लाइक लॉन्ग, ठीक है। अल्फा में हमारे पास लॉन्ग एंड स्ट्रेट थी, बीटा पार्टिकल्स में लॉन्ग एंड कर्वी लाइंस होती हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर गामा रेडिएशंस दे आर कर्वी एंड शॉर्ट। तो जो गामा की रेज निकलती हैं वो बनती हैं कर्वी एंड शॉर्ट। आपने उस अभी वीडियो में देखा भी था कि कुछ रेडिएशंस दूर तक जा रही थी, कुछ जो है करीब ही रुक गई थी। तो दे बेसिकली इसकी मदद से हम लोग जो है डिफरेंसेस जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा में कौन सी रेडिएशन है, कौन सी निकल रही है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए जो है इट्स बेनिफिशियल, बहुत आराम से पता चल जाता है कि कौन सी अल्फ़ा है, कौन सी बीटा है एंड कौन सी गामा है। तो क्लाउड चेम्बर की वर्किंग हो गई हमारे पास, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स, ठीक है। अपनी अपनी P2s को जिन जिनके पास है टेक दैट आउट
लेट्स मूव ऑन टू द पासवर्ड्स. ठीक है, कुछ सवालात को डिस्कस करते हैं. देन विल हैव अ कंप्लीट पासवर्ड क्लास नेक्स्ट वन वेंसडे को भी. उसमें मैं सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनकी वर्किंग को जो है फाइनलाइज कर दूंगा. ठीक है, तो कोई ऐसी सच परेशानी की बात नहीं है. अच्छा जी, great. न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन से रिलेटेड पासवर्ड्स को देखते हैं. ठीक है, a question came up. All right. Figure 11.1 represents nuclear fusion reaction. ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जोड़ रहे हैं. पार्टिकल बी आपको नाम पता होना चाहिए. At very high temperature, nucleus of the two isotopes of hydrogen fuse together. Energy is produced and two new particles are formed. Particle A and B. So particle A, you guys know it's a neutron. अभी discuss किया. Particle B is going to be helium. Moving. Explain what is meant by isotope of hydrogen. So what is meant by isotopes? They are atoms of same element. Atoms of hydrogen with same proton number. Different neutron number. And सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा जुमला ऐड किया क्योंकि वो डायरेक्टली जो है आइसोटोप्स की डेफिनेशन नहीं मांग रहा. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन मांग रहा है. ऑल्दो आई डोंट थिंक इसके कोई स्पेसिफिक मार्क्स होंगे, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने इसको ऐड कर दिया. ठीक है, यूजिंग फिगर 11.1 स्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ hydrogen 341 3 and 1. बेटा मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देना है. आई वुड गेट 2 न्यूट्रॉन्स. नेम द पार्टिकल ए, मैं ऑलरेडी नेम कर चुका हूँ, दैट्स न्यूट्रॉन. पार्टिकल बी आई ऑलरेडी नेम, दैट्स हीलियम. ठीक है, इस एतबार से एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो उसकी वर्किंग को पढ़ ही लीजिएगा तो बेहतर है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी हो. कोई चीज़ इट्स इम्पोर्टेंट ज़रूरी है तो वर्किंग को देख लीजिएगा. The nucleon number, mass number of particle B. So particle B का mass is 4. ठीक है, इसमें 2 protons and 2 neutrons होते हैं. Basically hydrogen वो helium atom है. A very high temperature is needed to fuse the nuclei together. Explain why. क्यों बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाने के लिए? Because starting with as both nuclei are positively charged. Hence, high energy is required to overcome electrostatic force of repulsion. A star forms from a large cloud of gas and dust in space. Describe what happens as a star forms. बेटा स्टार फॉर्मेशन तो स्पेस फिजिक्स में है. ठीक है, इसका आंसर जो है ये थोड़ा सा पुराना चैप्टर है. लेकिन इसको हम लोग सकून से डिस्कस करेंगे वंस वी आर डन विद एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस करने के बाद. आगे बढ़ते हैं. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ. तो व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन for a radioactive sample to decrease its count rate / activity to half of its original value. To half of its original वैल्यू.
ठीक है जी, अपनी एक्टिविटी और काउंट रेट को ओरिजिनल वैल्यूज के मुकाबले में आधा करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज बेसिकली नोन एज द half life. अच्छा, a sample contains 16,000 atoms of hydrogen tritium kit. Calculate the number of atoms present after 48 years. अच्छा, इनिशियली 16,000 एटम्स थे, 12 घंटे की हाफ लाइफ है, 12 साल की हाफ लाइफ है। 12 साल के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि आधे होके आए 8,000 अच्छे थे। अगेन फिर 12 साल की हाफ लाइफ हुई, 8,000 से द वैल्यू विड रिड्यूस डाउन टू 4,000, और थर्ड टाइम अगेन एक और 12 साल की हाफ लाइफ, एंड नाउ द वैल्यू रिड्यूस्ड डाउन टू 2,000। आपके पास 3 हाफ लाइफ हुई और 4 हुई, बल्कि 48 ईयर्स है। अगेन फोर्थ हाफ लाइफ के बाद जो है हमारे पास द वैल्यू रिड्यूस डाउन टू 1,000। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सैंपल आफ्टर 48 ईयर्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 एटम्स विल बी प्रेजेंट, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 4 बार हुई, 8,000 देन 4,000 देन 2,000 देन 1,000। तो फोर्थ हाफ लाइफ के बाद द वैल्यू वुड बी डिवाइडेड by 4 times, and eventually you would be getting 1,000 atoms after 48 years of the sample initially calculated. अच्छा, sodium 24 and sodium 23 are two of the isotopes of sodium. Sodium 24 is a radioactive isotope that emits beta particles and gamma rays as it decays. The nuclide notation for the isotope sodium is this. Describe the composition and structure of the neutral atom of sodium 24. अच्छा, isotopes हैं, ठीक है जी। sodium 24 के structure और composition में there is 11 protons. There are 24 minus 11, that's 13 neutrons and 11 electrons भी इसमें होंगे, ठीक है जी। State how the composition of nucleus of sodium 24 differs from the composition of nuclear 23. Different कैसे? Different neutron numbers हैं, or you can say sodium 24 has one more neutron. एक न्यूट्रॉन ज्यादा है compared to sodium 23. A nucleus of sodium 24 decays and it emits beta particles and produces a nucleus of an isotope of magnesium. State the name of the particle that is identical to a beta particle. So to a beta particle, identical is basically an electron. So beta particle से करीब तरीन जो चीज़ है, that's an electron. Complete the nuclide equation for the emission of beta particles by sodium 24. ठीक है जी, sodium 24 की emission निकालनी है। So beta is going to be 0 and -1. मैग्नीशियम ऊपर 24 ही रहेगा, 11 and then -1, तो यहाँ पे 12 लाना पड़ेगा in order to balance the equation. And I always told you like last time में कि हमारे पास जो है जब भी बीटा पार्टिकल डीके होता है, ड्यूरिंग बीटा डीके प्रोटॉन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1, एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है। व्हाट हैपेंस इज कि न्यूक्लियस के अंदर द न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, मास चेंज नहीं होता बट प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। When it decays, sodium 24 also emits gamma rays. State what are gamma rays. तो gamma rays क्या होती हैं? They are electromagnetic waves. They are a high frequency electromagnetic radiations that with no charge and mass. High frequency electromagnetic radiations है, इनका चार्ज और मास नहीं होता, ठीक है। Show a beam of beta particles of gamma rays entering the electric field between the two oppositely charged plates. Beta particles negative होते हैं, they would be attracted towards the positively charged plate and gamma would go undeflected. Gamma को कोई भी deflection नहीं होती in electric or magnetic field, ठीक है जी। On that note मैंने ये दोनों काम कर लिए
Explain why the path taken by the beta particles differ from the taken from the gamma particles. तो इसकी बड़ी simple सी reason क्या है? That beta particles are negatively charged. क्योंकि beta particles are negatively charged, they are attracted by the positively charged plate. Okay. Sodium 24 is sometimes used in diagnosing medical condition. Sodium 24 को sometimes we use for my diagnosing medical condition. The half-life of sodium is 15 hours. Explain one reason why the half-life of 15 hours makes this isotope suitable for the use in the human body. Makes isotope suitable for अच्छा बेटा 15 घंटे की हाफ लाइफ का मतलब है विद इन अ फ्यू डेज देयर विल बी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सोडियम दैट विल बी लेफ्ट इन द ह्यूमन बॉडी तो दैट वुड नॉट कॉज अ परमानेंट हार्म या बहुत देर तक हार्म नहीं प्रोवाइड करेगा. अगर आप ऑब्जर्व करें सोडियम 23 के बारे में तो सोडियम 23 की कोई हाफ लाइफ तो वैसे नहीं दी हुई बट येट अगेन सोडियम 23 और 24 या कोई भी दो चीज़ें अगर मैं ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करता हूँ एनीथिंग तो आई नीड समथिंग दैट इज इतनी जल्दी डिके करे हाफ लाइफ हो जाए ताकि वो इवेंचुअली जो है ख़त्म हो जाए ह्यूमन बॉडी से. अब डायग्नोस करना है तो इतना टाइम भी चाहिए कि यार कम से कम डायग्नोस हो सके तो 15 आवर्स आई थिंक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम. तो एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई द हाफ लाइफ ऑफ 15 आवर्स मेक्स द आइसोटोप सुटेबल फॉर द यूज. इट वुड decay and will cause less harm as negligible amount will be left in a few days. और secondly वन रीज़न एक्सप्लेन करना था क्योंकि वो उसकी हाफ लाइफ कम है इवेंचुअली वो रहेगी नहीं तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा क्वेश्चन 15 की वर्किंग को देखिएगा गाइस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन 15 पे भी काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं ठीक है. जैसे द प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट लेड इज 82 एंड डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन. तो कॉम्पोजिशन में प्रोटॉन्स बताने होते हैं 82 न्यूट्रॉन्स बताने होंगे माइनस कर दोगे न्यूट्रॉन्स माइनस करके यू गॉट एज 127 वेयर एज यू नीड इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर टू प्रोटॉन्स 82 ही होंगे. अ न्यूक्लियस ऑफ लेड 209 emits a beta particle. State how the composition of the nucleus produced differs from the original nucleus. Again अभी बताया था बीटा इमेजन में क्या होता है. It would have one more proton and one less neutron. होगा क्या कि हमारे पास बीटा इमेजन में प्रोटॉन वुड बी न्यूट्रॉन वुड बी कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर वुड इंक्रीज बाय 1 एंड न्यूट्रॉन डेफिनेटली वुड डिक्रीज बाय 1. तो ये बीटा इमेजन में हो जाएगा. Complete the table. Show the relative ionization effect of the three radiations. Least strongly ionizing हमारे पास gamma होती. Then we have got beta radiations, and strongly ionizing we have got alpha particles. तो ये भी हम लोगों ने आई गेस पहली क्लास में डिस्कस किया था सेकंड में किया था मेरे ख्याल से ठीक है. A sample containing lead-209, a nucleus used to produce a beam of beta particles. The particles enter the magnetic field. The magnetic field is perpendicular to the direction of the travel of the beta particles. The beta particles travels from left to right. Figure 11.2 shows that the direction of the magnetic field is out of the page. Magnetic field out of the page है. Beta particles जा रहे हैं. अगर चाहो तो इसको learn भी कर सकते हो, but I think better to actually know the path. बट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज में अगर आप लोग इसको लर्न भी करना चाहो बीटा पार्टिकल की रिफ्लेक्शन तो ये अपवर्ड ही आती है ठीक है. ये 4-5 रिफ्लेक्शंस हैं चाहो तो इनको याद कर लो. आई गेस बेटर वे इज द फ्लेमिंग्स रूल.
तो उससे आपके पास ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ आ रही होगी, ठीक है जी। An industrial technician uses a detector to measure the background count rate in laboratory. State what is meant by background radiation. क्या मतलब होता है background radiation से? It is radiations. There are radiations that are present in the surroundings. सराउंडिंग में मौजूदा रेडिएशंस को बैकग्राउंड रेडिएशंस बोलते हैं। सोर्सेज का जिक्र करें तो वी डिस्कस रॉक्स, वी डिस्कस न्यूक्लियर वेस्ट, वी डिस्कस्ड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिजर्व्स, एंड कॉस्मिक रेज। कोई भी इनमें से दो आप स्टेट कर देंगे, दैट वुड बी इट। अच्छा जी, on that note, let's discuss the last part for today. इसके बाद I'll take the questions from you guys. The average reading for the background count measured by the technician is 16 counts per minute. ठीक है, 16 counts per minute है. Then he brings a sample that contains a radioactive isotope of lead close to the detector, and he finds that the new count rate is 92 minutes counts per minute. ठीक है, the half-life of the isotope is 3.3 hours. Determine the count rate of the sample in after 6.6 hours. अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन 16 है। जब सैंपल को लाया तो टोटल रेडिएशन 92 काउंट्स आ रहे थे। 92 काउंट्स टोटल रेडिएशन है, जिसमें बैकग्राउंड भी है, सैंपल भी है। अगर मैं इसमें से 16 माइनस कर दूंगा तो 92 माइनस 16 आई वुड गेट द रेडिएशंस दैट आर 76 काउंट्स। ये है सैंपल की वजह से, ये सैंपल के काउंट्स हैं। ये हाफ होंगे, ये हाफ हुए 3.3 आवर्स के बाद 76 का आधा हो गया। आफ्टर वन हाफ लाइफ दे वर 38 काउंट्स। अगेन फिर 3.3 आवर्स के बाद अगली हाफ लाइफ हुई, काउंट रेट्स 19 काउंट्स तक पहुंच गया। काउंट रेट दो बार आधा हो गया, 13 काउंट्स 19 काउंट्स तक पहुंच गई, ठीक है जी। अब आपके पास क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन कभी हाफ नहीं होती तो 19 काउंट्स तो आ रहे होंगे सैंपल के, बट क्योंकि डिटेक्टर के पास बैकग्राउंड रेडिएशन अभी भी आ रही होंगी तो द टोटल रेडिएशन दैट इज गोइंग टू बी देयर are going to be 19 plus 16 and the total count rate would be 35 counts. आपके पास हाफ लाइफ सिर्फ सैंपल की होती है, हाफ लाइफ कभी भी बैकग्राउंड की नहीं होती। कोई 92 को दो बार हाफ करेगा तो आंसर वुड बी रॉन्ग। हाफ द व्हाट वी कॉल इट द सैंपल्स काउंटेड ओनली, ठीक है जी। ऑन दैट नोट हमारे पास जो है यहाँ तक की वर्किंग है, ठीक है जी।